अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर, और लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं? याद रहे कि ये दो अलग अलग कोलिजन्स हैं। एक कोलिजन कहलाता है इलास्टिक और दूसरा कोलिजन कहलाता है इन इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, यानी नो एग्जिस्ट कह लेते हैं इसे, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, कैसे? मैं इसको मिसाल के ज़रिए आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं और कैसे एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक फर्श है, ठीक है, और यहाँ पर आप खड़े हुए हैं। लेट्स सपोज कि ये आप खड़े हुए हैं और आपके हाथ में एक गेंद है, ठीक है, और हम जानते हैं गेंद के अंदर एक एनर्जी है। किस वजह से? हाइट की वजह से इसके अंदर एक एनर्जी है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी चीज़ की वजह से, किसी भी हाइट की वजह से, अगर किसी बॉडी में कोई एनर्जी आ जाती है तो हम उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसकी हाइट है, इस वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आई हुई है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई हुई है? वी नो दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। ठीक है, तो h स्टैंड्स फॉर दिस हाइट। ये हमारे पास जो हाइट है उसकी इसमें एनर्जी है। जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी। ठीक है, ओके। अब अगर मैं इस गेंद को छोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस गेंद को छोड़ देता हूँ तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी आप नोटिस करेंगे इसकी हाइट कम होती चली जाएगी। अगर हाइट कम हो रही है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कम होगी, बिकॉज mgh में h अगर कम होगी तो यस एनर्जी भी कम होगी। अच्छा, जब ये बॉल सीधा आकर ज़मीन से टकराता है तब ज़मीन पर फोर्स लगाती है बॉल और ज़मीन बॉल पर उल्टा फोर्स लगा देती है, और यही वजह है कि बॉल वापस ऊपर जाकर वो ही हाइट गेन कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी इसने लूज़ की थी वही एनर्जी इसने दोबारा गेन कर ली। इसके अंदर लेट सपोज पहले कितनी एनर्जी थी? अगर हम ये मान लें कि 10 जूल की एनर्जी थी, ठीक है, तो जब गेंद नीचे गई है इसने अपनी हाइट को लूज़ किया है यहाँ तक कि वो ग्राउंड से आकर टकराई है। ग्राउंड से आकर टकराने पर एक्शन और रिएक्शन होंगे और बॉल ज़मीन पर फोर्स लगाएगी, ज़मीन बॉल पर फोर्स लगाएगी और बॉल एक दफ़ा फिर ऊपर उठ जाएगी। और अगर ये वहीं पहुंच गई जहाँ से ये चली थी तो इसका मतलब है इस तरह के कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन्स कहलाते हैं कि जहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन्स को अगर मैं डिफाइन कर देता हूँ, कैसे करूँगा? कंट्रोल, ओके। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इन द आइडियल केस, याद रहे ये आइडियल केस है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, और अगर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, वो आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम इसे कहते हैं आइडियल केस। इन आइडियल केस व्हेन नो काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, जब काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखो, इसके अंदर कितनी एनर्जी थी? 10 जूल की। अच्छा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है हाफ mv², यानी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, मैस तो है इस गेंद का, लेकिन इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पर 0 है। जैसे ही आप इस गेंद को छोड़ेंगे ये धीरे धीरे नीचे जाएगी, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अच्छा, जैसे जैसे ये गेंद नीचे आएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, यहाँ तक कि ज़मीन से कोलिजन होगा।
गेंद लगाएगी फोर्स ज़मीन पर और ज़मीन लगाएगी फोर्स गेंद पर, और नतीजे में गेंद दोबारा ऊपर जानी शुरू होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू, यहाँ तक कि दोबारा से ये बच्चा जब गेंद को हाथ में पकड़ लेगा तब वेलोसिटी हो जाएगी 0। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो सारी की सारी रिकवर हो गई, यानी जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आई थी वही काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो गई इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरह के केसेस के जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता या किसी भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, हम उसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। याद रहे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह ये कि जब भी आप की गेंद, मैं यहाँ पर गेंद बना देता हूँ, और याद रहे चूँकि ये गेंद ज़मीन पर आने की कोशिश कर रही है, चूँकि ये गेंद ज़मीन पर आने की कोशिश कर रही है, लिहाजा रास्ते में एयर पार्टिकल्स भी होंगे इस तरह से। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि जब ये एयर पार्टिकल्स से गेंद टकराती है तो एयर को रेजिस्टेंस मिलती है। ठीक है, जैसे जैसे गेंद नीचे आएगी एयर पार्टिकल इससे टकराएंगे और नतीजे में इसकी रफ्तार को कम करेंगे, यानी इसका एनर्जी लॉस होगा। कुछ एनर्जी तो यहाँ कम हो जाती है इस एयर रेजिस्टेंस से लड़ते लड़ते, फिर जब कोलिजन होता है तो साउंड की शक्ल में एनर्जी लॉस होता है। ठीक है, एनर्जी लॉस, ओके। और हीट की शक्ल में भी एनर्जी लॉस होता है, लेकिन ये हीट इतनी कम होती है कि आप इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। बहरहाल हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो हीट लॉस भी हो गया प्रैक्टिकली। एयर रेजिस्टेंस लॉस भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो कह लेते हैं इसे रेजिस्टेंस लॉस, ओके। तो ये जो एनर्जी लॉसेस हैं इसकी बिना पर अगर इसके अंदर 10 जूल की एनर्जी यहाँ पर तुम मान के चलते हो, तो 10 जूल की एनर्जी जब इस तरह के एनर्जी लॉसेस होंगे तो टकराने के बाद अमूमन गेंद उतनी ही हाइट गेन नहीं करती, बल्कि एनर्जी लॉसेस की वजह से उसकी हाइट जो है वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ पर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर 8 जूल की एनर्जी इसने दोबारा गेन की। इस तरह के कोलिजन के जिसमें एनर्जी लॉसेस हों, इनको हम कहते हैं इनइलास्टिक कोलिजन्स। ठीक है, रियल लाइफ में यही इनइलास्टिक कोलिजन्स हैं जो हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उम्मीद है इन दोनों चीज़ों की बात आपको समझ आ गई होगी। जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट लॉस्ट, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या कोई भी किस्म की एनर्जी अगर लॉस नहीं होती तो हम इस कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। लेकिन अगर एनर्जी लॉस हो जाता है, जैसा कि प्रैक्टिकली होती है, तो तब हम इसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ठीक हो गई बात। चलें हम आगे की तरफ चलते हैं और बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की। यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास दो मैसेज हैं और एक का नाम हम रख देते हैं M1 and it is moving in that direction with a velocity v1, let's suppose। और एक मैस ये मान लेते हैं और इसका जो मैस है मैं ये कह रहा हूँ it is equals to m2 and this mass is also moving in the same direction with a velocity v2। कोलिजन कब होगा? कोलिजन कब होगा? कोलिजन तब होगा जब इन दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी और डेफिनेटली v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तभी ये थोड़ी देर बाद आकर m2 से टकरा जाएगा। तो ओके, फ़र्ज़ कीजिए कि ये टकरा गए। ठीक है, और फ़र्ज़ कीजिए कि ये टकरा गए, ये लो कोलिजन हो गया। अब होगा क्या? अब होगा ये कि ये तो रहेगा m1 और ये रहेगा m2,
लेकिन याद रखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा बराबर होते हैं। जितनी फोर्स m1, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आए, जितनी फोर्स m1 लगाएगा m2 पर, उतनी ही फोर्स m2 लगा देगा m1 पर। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन होंगे, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, और इस कोलिजन के बाद अगेन इस कोलिजन के बाद जो मैस है, लेट सपोज गड़बड़ हो गई, ओके, लेट सपोज ये मैस यहाँ पर है, इसको साइड पे कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया मैस, और मैं इसका नाम दे रहा हूँ m1, और ये चल रहा है विद ए वेलोसिटी v1 प्राइम। याद रहे पहले इसकी वेलोसिटी v1 थी, चूँकि टकराने के बाद वेलोसिटीज़ में चेंज आ जाता है, इसी वजह से मैंने ज़रा सा डिफरेंस ले लिया। इसकी यानी टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 कहा, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी को मैंने v1 प्राइम कहा। बिल्कुल इसी तरह से एक और वही मैस यानी m2 भी चल रहा है, मान लेते हैं, ये मानकर कि इसकी जो वेलोसिटी मैस है इट इज इक्वल्स टू m2, and this is moving in the same direction with a velocity v2 prime। ठीक है, तो मैं ये कह लेता हूँ, मान लेता हूँ कि ये जो बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, और ये जो केस है ये है आफ्टर कोलिजन। ओके, तो अगर मैं बात करता हूँ इनकी पहले के कोलिजन की और बाद के कोलिजन की, तो यस, हमने इसको पहले भी पढ़ चुके हैं इस बात को। यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विच इज़ इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल, देखो टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम, इट इज़ इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। इसको कहते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टकराने से पहले इन दोनों का जो मोमेंटम था, टकराने के बाद जो मोमेंटम है, ये दोनों बराबर रहेंगे, जस्ट मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ऐसे जैसे स्नूकर की गेंद जब आप हिट करते हैं तो एक गेंद जाकर सीधी टकराती है दूसरी से और दूसरी को आगे भेज देती है, खुद वहीं रह जाती है ना। तो मोमेंटम क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया। बिल्कुल इसी तरह से टकराने से पहले जिस मोमेंटम के साथ ये दोनों गेंदें ट्रैवल कर रही थी, टकराने के बाद उनका मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। हाँ, अगर m1 जो है वो मूव कर रही थी ज़्यादा से, तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, और m2 जो पहले हल्के हल्के ट्रैवल कर रही थी अब ज़्यादा ट्रैवल करेगी, लेकिन मोमेंटम इन दोनों के सम का विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ लिखा है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी टकराने से पहले का मोमेंटम बराबर है टकराने के बाद का मोमेंटम। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो 1 वाली वैल्यूज़ हैं उन्हें सेपरेट कर लूँगा, यानी मैं कहूँगा m1 v1 माइनस m1 v1 प्राइम। क्या किया मैंने, ये जो 1 वाली वैल्यूज़ थी इनको उठाकर दूसरी तरफ ले गया, तो चूँकि यहाँ प्लस थी इक्वल के उधर जाकर माइनस हो गई। ओके, अब यहाँ पर m2 v2 प्राइम रह गया था, और यहाँ से ज़ाहिर है 2 वैल्यूज़ को भी अलग करूँगा, तो यहाँ पर m2 v2। ठीक है, 1 वाली रकमों को मैंने अलग कर दिया और 2 वाली वैल्यूज़ को मैंने सेपरेट कर दिया। ओके, अब इसमें से मैं m1 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास बचेगा v1 माइनस v1 प्राइम, और यहाँ से मैं m2 को कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास बचेगा v2 प्राइम
माइनस V2, ठीक है। ये इसको मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन 1 का, ठीक है। अच्छा, एक और बात अगर आप और से देखें तो चूंकि ये मूव कर रही हैं और कोलाइड करती हैं आपस में, तो डेफिनेटली इनमें काइनेटिक एनर्जी का भी कन्वर्शन होता है, चेंज होती हैं। ऐसे ही है ना, अगर ये चीज़ मूव कर रही है विद वेलोसिटी v और ये मूव कर रही है विद वेलोसिटी 2, तो इसका मतलब इनमें काइनेटिक एनर्जीज भी हैं और टकराने के बाद इनकी काइनेटिक एनर्जीज भी चेंज होंगी। तो हम एक तरफ लेकर चल रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरी तरफ लेकर चल रहे हैं चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को हम इस तरह से कहते हैं कि टकराने से पहले की एनर्जी हाफ m1 v1 का स्केयर, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्केयर। अब चूंकि मैं बात कर रहा हूँ m1 v इसकी काइनेटिक एनर्जी की, तो वो ये आ गई, फिर प्लस लगाऊंगा टकराने से पहले की, तो फिर जाहिर है ये भी तो था, टकराने से पहले ये भी तो चल रहा था, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। टकराने से पहले इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा टकराने के बाद इन दोनों की काइनेटिक एनर्जीज का सम, यानी हाफ m1 v1 प्राइम का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बराबर है टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गई बात। अच्छा, इसमें भी मैं वही करता हूँ, वंस को एक तरफ कर लेता हूँ और टूस को एक तरफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा हाफ m1 v1 का स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर ये जो वंस है ये हाफ m1 v1 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है, इक्वल के उस तरफ जंप करेगा माइनस हो जाएगा, तो हाफ m2 v2 ऑप्स सॉरी m1 v1 प्राइम का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये जाहिर है, अब मैं इक्वल के इस तरफ आ गया तो ये रकम है हाफ m2 v2 प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ से ये प्लस वाली जो है वो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर। अच्छा देखो, मैंने वंस को एक तरफ यानी m1 v1 प्राइम वंस को एक तरफ कर दिया और m2 v2 और m2 v2 प्राइम इनको एक तरफ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको याद हो कि हमने क्या किया था, तो आप नोटिस करेंगे कि मैंने जस्ट यहाँ से जब बैलेंस कर लिया था तो m1 को कॉमन ले लिया था। यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, हाफ और m1 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो बाकी मेरे पास बचेगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 प्राइम का स्क्वायर। जबकि इस तरफ से भी हाफ और m2 कॉमन ले लूँगा मैं, और मेरे पास आ जाएगा v2 प्राइम का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला सा बन गया, और वो फार्मूला कौन सा है, देखो m1 को तो एज इट इज़ लिखूँगा इनटू, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, v1 माइनस v1 प्राइम, यही फार्मूला होता है ना। अगर मैं कहूँ कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन करो तो देखो दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, बिल्कुल इस तरह दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर है और बीच में माइनस है। तब इसका फार्मूला कैसे ओपन होगा, मैं इसी रकम को एक दफ़ा प्लस में लिख लूँगा और एक दफ़ा माइनस में लिख लूँगा, ठीक है। तो सेम अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर, तो इन पर भी यही था, दोनों के स्क्वायर थे और बीच में माइनस था, लिहाजा मैंने इसे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। ओके, इसको कर देता हूँ डिलीट और चलता हूँ दोबारा से वहीं।
ओके, नो ब्लू कलर से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया M2, और देखो गौर से देखिए, इनके भी दोनों के स्क्वायर हैं, बीच में माइनस है, तो मैं इसको भी एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा प्लस में, और एक दफ़ा माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 2, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ये वाली, इक्वेशन 2 आ गई है, ये वाली। हमने इन दोनों को ऊपर नीचे रखकर कैंसिल करना है, ठीक है। मैं यहीं पर ही रख लेता हूँ, यानी सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखूँगा मैं। M1, इसको ज़रा सा चेंज कर देते हैं, ये ले लो। अब मैं कह रहा हूँ M1 ले लिया इंटू V1 प्लस V1 प्राइम और V1 माइनस V1 प्राइम। देखो मैंने इस साइड को ऊपर रखा, तो इस साइड को मैं नीचे रख लेता हूँ, ठीक है। इस साइड को मैं नीचे रख लेता हूँ, आ जाता है M1 इंटू V1 माइनस V1 प्राइम इज इक्वल्स टू, अब अगेन चूँकि पहले इस वैल्यू को ऊपर रखा था, तो यहाँ भी इस वैल्यू को ऊपर रखना पड़ेगा, जो कि है M2 इंटू V2 प्राइम प्लस V2 एंड V2 प्राइम माइनस V2। तब मुझे सेकंड इक्वेशन की इस पार्ट को भी नीचे रखना पड़ेगा, M2 इंटू V2 प्राइम माइनस V2। इसका मतलब क्या है कि मैंने जस्ट सिंपली सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखा, फर्स्ट इक्वेशन को नीचे रखा और इन्हें डिवाइड कर दिया। अब देखो M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस की वैल्यू सेम है, कैंसिल हो जाएंगी। M2 से M2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा V1 प्लस V1 प्राइम इज इक्वल्स टू V2 प्राइम प्लस V2, ठीक है। ये आपके पास बच गया। अब हमने इसी में से V1 प्राइम की वैल्यू को भी फाइंड करना है और V2 प्राइम की वैल्यूज़ को भी फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, वो अभी आपको समझ आ जाता है। देखो मेरे पास यहाँ पर अब मैं दो फार्मूले प्रूव करूँगा, ठीक है। अगर मुझे नोटिस करेंगे आप कि अगर मैं यहाँ पर इसको एक दफ़ा यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी कर लेते हैं और इसे लिख देते हैं यहाँ पर, ओके। और अगेन कंट्रोल वी करके हम इसे लाते हैं और यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर चलूँगा। अच्छा, मैं यहाँ से करता हूँ V1 प्राइम को बैलेंस। क्या मतलब ये कि मैं यहाँ पर V1 प्राइम को अकेला करना चाह रहा हूँ। V1 प्राइम को बार बार गड़बड़ हो जाती है, कंट्रोल V करके इसको यहाँ पर ले आए और ओके। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से V1 प्राइम को बैलेंस करूँ। जब V1 प्राइम को बैलेंस करूँगा तब जाहिर है मुझे V2 प्राइम प्लस V2 और ये जो V1 है इसको दूसरी तरफ लेकर जाना पड़ेगा, तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा V1, ठीक है। इसका मतलब है मैंने V1 प्राइम को बैलेंस कर लिया या V1 प्राइम को फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने V1 प्राइम को अलग कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास V1 प्राइम की वैल्यू आ गई V2 प्राइम प्लस V2 माइनस V1, ओके। लेकिन यहाँ पर मैं उल्टा काम करूँगा, यहाँ पर मैं V2 प्राइम को बैलेंस करूँगा, तो V1 मैं कहूँगा V1 प्लस V1 प्राइम माइनस V2 इज इक्वल्स टू V2 प्राइम, ठीक है। मैंने एक तरफ V1 प्राइम को बैलेंस कर लिया और दूसरी तरफ V2 प्राइम को बैलेंस कर लिया। यहाँ पर मैं दो दफ़ा लिखने जा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। M1 V1 प्लस M2 V2 is equals to M1 V1 prime plus M2 V2
प्राइम। ओके, दो दफ़ा लिखना चाहता हूँ क्योंकि मैंने दोनों के नीचे लिखना है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और अगेन पेस्ट करके यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए मैंने यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ करना है। तो ओके, यहाँ पर मैं दोनों पर यूज़ करूँगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, सिंपल कुछ भी नहीं कर रहा, सिंपल काम कर रहा हूँ कि m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1। अच्छा, यहाँ पर v1 प्राइम नहीं लिख रहा, v1 प्राइम की जो ये वैल्यू है ये लिख रहा हूँ, जो कि है v2 प्राइम प्लस v2 माइनस v1। ठीक है, और फिर प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, ओके, अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1, याद रहे अंदर की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, m1 अंदर की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा m1 v2 प्राइम प्लस m1 v2 माइनस m1 v1, और इस रकम को मैं एज इट इज लिख दूंगा m2 v2 प्राइम। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, मैंने प्राइम वाली वैल्यूज़ को इक्वल के दूसरी तरफ ही रखना है, और जो प्राइम वाली वैल्यूज़ नहीं है उन्हें एक तरफ कर लेना है। तो इसका मतलब ये है कि मैं m1 v1, और ये देखें यहाँ पर माइनस m1 v1 है, इक्वल के सिर्फ आकर प्लस m1 v1 हो जाएगा। फिर मैं m2 को लिख लेता हूँ, m2 v2, और यहाँ पर ये जो बग़ैर प्राइम की वैल्यू है ये प्लस की है, इक्वल के सिर्फ आकर माइनस की हो जाएगी, m1 v2। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह गई हैं कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं, एक तो वैल्यू रह गई है ये वाली, और एक वैल्यू रह गई है ये वाली। याद रहे इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर मैं दूसरी तरफ ले जा चुका हूँ। ओके, अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा m1 v2 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ठीक है, अब अगर आप नोटिस करें m1 v1 प्लस m1 v1 बन जाएगा मेरे पास 2m1 v1 प्लस यहाँ पर बचेगा मेरे पास m2 माइनस m1 इंटू v2 प्राइम को मैं कॉमन ले लूँगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा v2 प्राइम को कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा मेरे पास m1 प्लस m2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर चूँकि मल्टीप्लाई हो रही है तो सिंपली ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो डिवाइड होगी तो दोनों से होगी ना, 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 और m2 प्लस ऊपर वाली वैल्यू m2 माइनस m1 और v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम। देखा, हमने v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर ली, m1 प्लस m2 जब यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हुआ, तो जब सबसे डिवाइड होगा तो याद रखिएगा कि m1 प्लस m2 न सिर्फ इसके नीचे भी आ जाएगा बल्कि इसके नीचे भी आ जाएगा, और यूँ आपने v2 प्राइम की वैल्यू फाइंड कर ली। याद रहे दिस फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर इलास्टिक कोलिजन्स, याद रखिएगा आप, ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है, दिस फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर इलास्टिक कोलिजन। दिस फार्मूला is only valid for elastic collision.
ओके, ये बात याद रखिएगा कि ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन्स के लिए है, यानी न्यूमेरिकल्स में ये लफ्ज़ आएगा कि दिस इज़ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, तो जैसे ही अगर ये लफ्ज़ आ जाता है कि दिस कोलिजन इज़ इलास्टिक, तो फिर इसका मतलब है कि आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है अगर आपको V2 प्राइम चाहिए। लेकिन अगर आपको V1 प्राइम चाहिए तो फिर हमें यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, V2 V1 प्राइम निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले जाते हैं, इसे नीचे लेकर जाते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर ताकि हमारे पास जगह बची रहे। ठीक है, और यहाँ पर कंट्रोल V कर देते हैं। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से हम फाइंड करें, अगर आपको याद हो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ये किया था कि V1 प्राइम की जगह पर हमने सिंपली V1 प्राइम की जगह पर हमने V1 प्राइम की वैल्यू लिख दी थी। तो अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम V2 प्राइम की जगह V2 प्राइम की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और V2 प्राइम की वैल्यू क्या है, अरे ये रही V2 प्राइम की वैल्यू, ये अभी मैं इसे कॉपी भी करके नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, V2 प्राइम की वैल्यू यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और नीचे ले जाकर इसके साथ कंट्रोल V कर देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। ओके, अब मैंने कुछ भी नहीं करना, सिंपली कुछ भी नहीं करना। हम इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1। अगर आपको याद हो मैंने v1 प्राइम नहीं लिखा था, v1 प्राइम की वैल्यू लिखी थी, लेकिन अब इस स्टेप में मैंने इसे नहीं छेड़ना बल्कि m2 लिखकर इस दफ़ा मैंने v2 प्राइम नहीं लिखना बल्कि v2 प्राइम की वैल्यू लिखनी है, जो कि है v1 प्लस v1 प्राइम माइनस v2, है ना। ओके, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्लस m2 v1 प्राइम माइनस m2 v2। ओके, मैंने क्या किया, सिंपली कुछ भी नहीं किया यार, m2 को अंदर की हर वैल्यू से, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा था लिहाजा मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सेम वही प्रोसेस फिर से दोहराऊँगा, यानी ये प्राइम वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको इसी तरफ ही रखूँगा और बाकी रकमों को यानी इसको और इसको उठाकर दूसरी तरफ ले जाऊँगा। तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं m1 v1 और जोड़ा नहीं बन रहा तो मैं माइनस m2 v1 लिखूँगा। मैंने क्या किया, v1 को v1 से मैच कर दिया, प्लस अब इसको लिख रहा हूँ m2 v2 और यहाँ से जो उठाकर लाऊंगा वो माइनस है तो इधर आकर प्लस m2 v2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों रकमों को मैं उठाकर दूसरी तरफ ले गया। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ पर मेरे पास बचा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v1 प्राइम। ओके, यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ कि m1 माइनस m2 में से कॉमन आ रहा है v1 और ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं, m2 v2 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू 2m2 v2। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ से मैं v1 प्राइम को कॉमन ले लूँगा तो m1 प्लस m2 इसमें से कॉमन आ रहा है v1 प्राइम। ओके, इस स्टेप में अब ये जो m1 प्लस m2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा तो सब रकमों से होगा ना, तो यहाँ पर ये जब आएगा तो इसके नीचे भी आ जाएगा, तो मेरे पास बनेगा m1 माइनस m2 इंटू v1, इसके नीचे भी आ जाएगा m1 प्लस m2 और प्लस ये इसके नीचे भी आ जाएगा तो 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1
प्लस m2, ठीक है। तो मेरे पास ये फार्मूला बना v1 प्राइम का। इसका मतलब ये है कि जब कभी इलास्टिक कोल्यूशन होगा, दिस फार्मूला इज़ आल्सो वैलिड फॉर, मैं यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ। कैसे लिखूँगा, अरे क्या ज़रूरत है लिखने की, इसको हम कॉपी कर देते हैं कंट्रोल C करके और कंट्रोल V करके, ओके। इसको उठाकर यहाँ पर ले आए। देखें ये फार्मूला मेरे पास, ये फार्मूला भी सिर्फ तब ही इस्तेमाल होगा जब आपके पास कोल्यूशन जो है वो इलास्टिक होंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोल्यूशन इलास्टिक है और कहा गया है कि फर्स्ट बॉल की सेकंड वेलोसिटी फाइंड कीजिए जो कि 1 प्राइम है, तब आपने ये फाइंड करना है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि इलास्टिक कोल्यूशन है और आप सेकंड बॉल की कोल्यूशन के बाद की वेलोसिटी फाइंड करें जो कि v2 प्राइम है, तब आप ये फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके डिफरेंट केसेस हैं, उनको मैं टच कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखें, अगर मेरे पास एक केस आ जाता है, अगर एक केस आ जाता है मेरे पास, तो अगर मेरे पास ये केस आ जाता है कि if m1 is equals to m2, तब आपके पास इन दोनों इक्वेशंस में क्या डिफरेंस आएगा। फ़र्ज़ कीजिए आपके पास दोनों मैसेज बराबर हैं, तब आपके पास v1 प्राइम में क्या फ़र्क पड़ेगा, मैं लिख लेता हूँ। v1 प्राइम जो कि बराबर है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स v1 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि m1 बराबर है m2 के। अगर m1 बराबर है m2 के, तो आप जहाँ पर m1 है वहाँ पर m2 लिख दें, या जहाँ पर m2 है वहाँ पर m1 लिख दें, एक ही बात है। तो ठीक है, हम इस तरह से कर लेते हैं कि m1 बराबर है m2 के, तो मैं ये कह रहा हूँ कि m1 बराबर है m2 के, तो मैं लेट सपोज कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं m के। इसका मतलब है जहाँ पर m1 आएगा मैं वहाँ पर m लिखूँगा, जहाँ पर m2 आएगा मैं वहाँ पर भी m ही लिखूँगा, ठीक है। तो m माइनस m ओवर m प्लस m v1। देखें, जहाँ जहाँ पर m1 था वहाँ पर भी m1 लिखा, और जहाँ जहाँ पर m2 था वहाँ पर भी m ही लिखा, ठीक है, ओके। तो मेरे पास v1 प्राइम क्या आ जाएगी, v1 प्राइम मेरे पास आ जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये टर्म सारी की सारी, बिकॉज ये ऊपर 0 बच गया, m से m कैंसिल हो गई, ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। ये बन गया आपके पास 2m v2 डिवाइडेड बाय 2m, है ना। m प्लस m इज़ 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि v1 प्राइम आपके पास बचेगी ओनली v2, ठीक है। ये आपका आंसर है, आप अपनी बुक से मैच कर सकते हैं इसे। और ये तो है v1 प्राइम की कीमत में मैंने पुट किया। अब अगर v2 प्राइम की कीमत में मैं पुट करूँगा तो क्या होगा, तो v2 प्राइम को मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ओके, और इसे मैं उठाकर यहाँ ले आता हूँ और यहाँ पर भी वही काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ कि जहाँ जहाँ पर m1 है वहाँ पर m ही लिखूँगा, यानी 2m v1 ओवर m प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m v2 इज इक्वल्स टू v2 प्राइम। अच्छा, 2m v1 ओवर 2m है ना, m प्लस m इज 2m प्लस ये m प्लस का ये m माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो जस्ट आपके पास बचेगा v2 प्राइम। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, v1 आ जाएगा v2 प्राइम के। इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी अगर इस केस में जब m1 बराबर है m2 के, तब जो रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये है कि
टू जो है यानी सेकंड बॉल की वेलोसिटी वो पहली बॉल की टकराने के बाद की वेलोसिटी गेन कर लेगी, और पहले बॉल की जो वेलोसिटी पहले थी वो सेकंड बॉल की वेलोसिटी गेन कर लेगी। और इसी तरह से ये केसेस हैं जहाँ पर मुख्तलिफ केसेस होंगे, जहाँ पर m1 हाफ हो जाएगा, m2 ज़्यादा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उम्मीद है यहाँ तक मेरी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इस वजह से मैं सारे केसेस नहीं करा रहा। इंशाल्लाह आपसे अगले टॉपिक पे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे काइंडली लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।